बर्फ अपने अलग अलग रूपों में धरती की सतह के करीब 16% हिस्से को कवर करती है और उत्तरी सर्दियों के दौरान ये जमीन के 33% हिस्से तक फैल जाती है। ग्लेशियर्स, सी आइज, स्थायी रूप से जमी हुई जमीन, बर्फ की चादरें और बर्फ, ये सब मिलकर अर्थ के क्लाइमेट में एक अहम रोल निभाते हैं। ये सूरज की एनर्जी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करते हैं, ओशन करंट्स को आकार देते हैं और हमारे मौसम के पैटर्न्स बनाते हैं। लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अर्थ की जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। हमारा भविष्य जानने के लिए वैज्ञानिक बर्फ की गहराई में ड्रिल कर रहे हैं। वे पुराने समुद्री तल में क्लाइमेट चेंज के सबूत खोज रहे हैं। वे हमारे प्लैनेट की किस्मत के बारे में क्या जान पाए हैं? आज से हजारों साल बाद हमारा भविष्य आखिर कैसा होगा? विज्ञान शो पेश करता है अर्थ इन 1000 years। इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप साइंस और हमारे प्लैनेट के रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी विज्ञान शो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब समय में पीछे चलते हैं। आज से 30,000 साल पहले अर्थ पर एक लंबी और कड़ी सर्दी की शुरुआत हुई। ग्लेशियर्स उन इलाकों तक पहुंच गए जहां मौसम सामान्य रहता था और बर्फ पोलर सीज से भी आगे तक फैल गई। ग्रीनलैंड के विशाल पठारों पर बर्फ की नई परतें जमा होती गईं। तीन किलोमीटर मोटी ग्रीनलैंड की आइस शीट लाखों सालों में बनी एक विशाल रचना है। ये इतनी भारी है कि इसने आइलैंड की जमीन को सी लेवल से नीचे धकेल दिया है। लेकिन आज वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि ये आइस शीट आखिर कब तक टिक पाएगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ग्लोबल टेम्परेचर करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और इस सदी के अंत तक यह और भी बढ़ सकता है। अगर ग्रीनलैंड की आइस शीट पूरी तरह पिघल गई तो सी लेवल्स 7 मीटर तक बढ़ जाएंगे। इससे दुनिया की 1/4 आबादी के घरों और उनकी जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगेगा। ये एलिवेशन मैप्स खतरे वाले इलाकों को दिखाते हैं। काले और लाल हिस्से सी लेवल से 10 मीटर से कम ऊंचाई पर हैं। इसमें शामिल है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें फ्लोरिडा शामिल है। इसके अलावा लुजियाना, बांग्लादेश और पर्शियन गल्फ, यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के कुछ हिस्से भी खतरे में हैं। और ये तो बस शुरुआत है। इतना सब दांव पर लगा है, इसीलिए वैज्ञानिक अर्थ के बर्फीले इलाकों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वे सैटेलाइट्स, रडार और ड्रिलिंग के जरिए जानकारी जुटा रहे हैं। वे गुजरे हुए कल के क्लाइमेट को समझकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से हजारों साल बाद हमारी अर्थ किस दिशा में जा रही है। पता चला है कि बर्फ का पिघलना और जमना हमारे प्लैनेट के इतिहास की मुख्य घटनाएं रही हैं। इसके सबूत हमें पुराने सी लेवल्स के
जियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलते हैं, जीवाश्मों के वितरण से भी, और ओशन टेम्परेचर के साथ साथ केमिकल के निशानों से भी मिलते हैं। पिछले 2 अरब सालों में अर्थ ने 5 बड़े आइस एजेस देखे हैं। सबसे पहले वाले को ह्यूरोनियन कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की शुरुआत से जुड़ा था। छोटे जीवों ने कार्बन डाइऑक्साइड सोखना शुरू किया, जो एक जरूरी ग्रीन हाउस गैस है। इससे एटमॉस्फेयर में गर्मी कम हो गई और अर्थ पूरी तरह जम गई। दूसरी बड़ी आइस एज 58 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। यह आइस एज इतनी भीषण थी कि इसे स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। इसके बाद एंडियन सहारन और करू आइस एजेस आए, जो कि 460 और 360 मिलियन वर्षों पहले आए। और आखिर में ये क्वाटरनरी पीरियड, जो 26 लाख साल पहले शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। ठंडे और गर्म होने का यह सिलसिला कई कारणों से चलता रहा है, जैसे वोल्केनिक घटनाएं, पेड़ पौधों और जानवरों का विकास, ओशन सर्कुलेशन और कॉन्टिनेंट्स का खिसकना। 90 से 50 मिलियन ईयर पहले दुनिया अपना मौजूदा आकार ले रही थी और कॉन्टिनेंट्स अपनी प्रेजेंट पोजीशन से खिसक रहे थे। अमेरिका यूरोप और अफ्रीका से अलग हो गया और इंडिया एशिया की तरफ बढ़ा। दुनिया गर्म हो रही थी। करीब 55 मिलियन साल पहले तापमान अचानक 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आज के मुकाबले बहुत ज्यादा, करीब 1000 ppm यानी 1000 पार्ट्स पर मिलियन हो गया था, जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम के 280 ppm से और आज के 390 ppm के मुकाबले बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया। जमीन के खिसकने से आर्कटिक बाकी समुद्रों से कट गया, जिससे वहां ताजे पानी की एक परत जम गई और अजोला नाम का समुद्री पौधा तेजी से फैला। 1 साल में यह पौधा भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। उधर इंडिया के एशिया से टकराने पर हिमालय पहाड़ बने। जहां मौसम की प्रक्रिया ने एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली और उसे समुद्र में बहा दिया। तापमान लगातार गिरता चला गया। करीब 33 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका अंटार्कटिका से अलग हो गया। समुद्र की लहरों ने अंटार्कटिका को घेर लिया और उसे उत्तर के गर्म पानी से दूर कर दिया। वहां एक विशाल आइस शीट बन गई और समय के साथ तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गिरते गए। फिर क्लाइमेट को बदलने वाला एक और फैक्टर सामने आया।
इस फैक्टर को सबसे पहले 19वीं सदी के सर्बियन वैज्ञानिक मिलानकोविच ने खोजा था। उन्होंने देखा कि अर्थ के घूमने के तरीके में बदलाव होने से पोल्स पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी कम ज्यादा होती है। इसी वजह से हर 1 लाख साल में अर्थ पर ठंड बढ़ती है और बर्फ फैलने लगती है। हर ग्लेशियल पीरियड के बाद एक इंटरग्लेशियल पीरियड आता है, जिसमें तापमान बढ़ता है और बर्फ पीछे हट जाती है। मिलानकोविच साइकिल्स अकेले इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन वे इसकी शुरुआत कर देते हैं। जब आर्कटिक पर धूप कम पड़ती है तो सर्दियों में सी आइस जमती है और ये गर्मियों में भी बनी रहती है। फिर अगले साल ये और फैलती है। बर्फ सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है। ठंडा समुद्र ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और कमजोर पड़ जाता है। इसके उलट जब ओशन टेम्परेचर बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छूट जाती है और ज्यादा गर्मी को रोक लेती है। इतने सारे फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेट का हर बदलाव अपने आप में अनोखा रहा है। उदाहरण के लिए पिछले इंटरग्लेशियल दौर को लेते हैं, जिसे ईमियन कहते हैं। ये 1,30,000 साल पहले आया था और इस दौर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जितना ही था और ग्लोबल टेम्परेचर भी थोड़ा ही बढ़ा था। लेकिन नॉर्थ पोल पर तेज धूप पड़ने से आर्कटिक बहुत ज्यादा गर्म हो गया। इससे बर्फ पिघलने लगी और जंगलों के फैलने से गर्मी और बढ़ गई। वैज्ञानिकों को अभी भी पक्का नहीं पता कि इससे सी लेवल्स पर कितना असर पड़ा था, लेकिन अंदाजा है कि सी लेवल्स 5 से 9 मीटर तक बढ़ गए थे और ये तबाही मचाने के लिए काफी है। इसीलिए वैज्ञानिक आज अर्थ के बर्फीले इलाकों पर, खासकर ग्रीनलैंड की आइस शीट पर सैटेलाइट से कड़ी नजर रखे हुए हैं। और सैटेलाइट के रडार दिखाते हैं कि द्वीप के अंदर से बर्फ ग्लेशियर्स में बह रही है। आइलैंड के ईस्टर्न पार्ट में ये ग्लेशियर्स धीरे चलते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में जहां बर्फ ज्यादा गिरती है, वहां रफ्तार 10 गुना बढ़ जाती है। यहां का लैंडस्केप बर्फ को सीधे समुद्र की ओर धकेल देता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है कि ग्रीनलैंड के बीचों बीच एक विशाल कैनियन है। ये 750 किलोमीटर्स लंबा और 800 मीटर्स गहरा है और ये ग्रीनलैंड के अंदर से आज के सबसे खतरनाक ग्लेशियर तक जाता है। यह है नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड का
पेटरमान ग्लेशियर। 2012 की गर्मियों में जब गर्मी बहुत ज्यादा थी, सैटेलाइट्स ने देखा कि यहां एक विशाल आइसबर्ग टूटकर अलग हो गया। करीब 31 स्क्वायर किलोमीटर का यह बड़ा आइसबर्ग 2 महीने तक तैरता रहा और फिर धीरे धीरे टूट गया। वेस्ट कोस्ट पर याकब शावन ग्लेशियर समुद्र की ओर 20 से 40 मीटर्स हर रोज की रफ्तार से बह रहा है। जहां ये ग्लेशियर समुद्र से मिलता है, वहां ये तेजी से पीछे हट रहा है और भारी मात्रा में बर्फ समुद्र में गिरा रहा है। आप इस मैप में देख सकते हैं, 1851 में इसका फ्रंट यहां था। अब ये 50 किलोमीटर्स ऊपर खिसक गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पिघला हुआ पानी इसके नीचे से फिसल रहा है, जैसे कोई लुब्रिकेंट हो। दूसरा कारण यह है कि जैसे जैसे ग्लेशियर पतला होता है, गर्म पानी के संपर्क में आने पर इसका टूटना आसान हो जाता है। वैज्ञानिक ग्रेस सैटेलाइट के जरिए इस बर्फ के नुकसान को माप रहे हैं। उन्होंने पाया कि 2002 से अब तक ग्रीनलैंड ने करीब 5 ट्रिलियन बर्फ खो दी है और यही हाल पूरे आर्कटिक का है। देखिए किस तरह बदलते वर्षों के साथ आइस लॉस बदलता गया। 2012 की गर्मियों में सी आइस रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया था और यह गिरावट जारी है। फिर 2015 तक बर्फ वापस जमा, लेकिन यह 3 दशकों के एवरेज से बहुत कम था। एक हालिया स्टडी के मुताबिक 2012 के बाद के सालों में अर्थ ने 4000 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ खो दी है और यह नुकसान बहुत तेजी से हो रहा है। अनुमान है कि इस सदी के अंत तक दुनिया भर में सी लेवल्स 1 मीटर या उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ग्रीनलैंड की आइस शीट की मजबूती जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने नीम प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने बर्फ की गहरी खोदाई की और इमीनियन काल के सैंपल्स निकाले। उन इमीनियन काल के सैंपल्स से उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। अगर आप उस समय नॉर्थ ग्रीनलैंड में होते तो आप 2 किलोमीटर मोटी बर्फ पर खड़े होते। तापमान आज से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। फिर भी बर्फ सिर्फ 25% ही कम हुई थी। ये एक छोटी मात्रा थी। इससे वैज्ञानिकों का ध्यान अर्थ की दूसरी और कहीं ज्यादा बड़ी आइस शीट की तरफ गया, अंटार्कटिका की तरफ। अंटार्कटिका में दुनिया की 90% बर्फ और 70% ताजा पानी मौजूद है। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि यहां की आइस शीट्स कितनी तेजी से बदल रही है और पिघलने का उन पर क्या असर हो रहा है।
ग्रेस और दूसरे सैटेलाइट्स का डेटा दिखाता है कि कुल मिलाकर ये जमा हुआ कॉन्टिनेंट अब उतनी ही बर्फ खो रहा है जितनी इसे मिलती है। अंटार्कटिका का विशाल पठार अर्थ के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है। यहां जो थोड़ी बहुत बर्फ गिरती है वो यहीं जमी रह जाती है। इसका सबूत साउथ पोल रिसर्च स्टेशन पर जमा होती हुई बर्फ में दिखता है। ये डोम 1970 के दशक में बना था और 2009 तक बर्फ में लगभग पूरा दफन हो गया था। यहां बर्फ की मोटाई 4 किलोमीटर तक है, इसलिए ये आसानी से नहीं पिघलेगी। इसका एक कारण इसके नीचे की जमीन भी है। रडार इमेज में देखिए, महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा यानी ईस्टर्न हिस्सा एक ठोस चट्टानी नींव पर टिका है, लेकिन पश्चिमी यानी वेस्ट हिस्सा सी लेवल से 2500 मीटर्स नीचे तक गहरा है। अमुंडसेन सी के तट पर बर्फ तेजी से गायब हो रही है। यहां की आइस स्ट्रीम्स 100 मीटर्स प्रति साल की रफ्तार से समुद्र की ओर बह रही है। ये जाकर मिलती हैं फ्लोटिंग आइस शेल्फ्स में, जो समुद्र में सैकड़ों मील तक फैले हैं। ये पाइन आइलैंड ग्लेशियर है, जिस पर वैज्ञानिकों की खास नजर है और वो इस क्षेत्र में गर्म होती जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। ग्लोबल सी लेवल को लेकर सबसे बड़ी अनिश्चितता इसी इलाके से है। जब ऐसे आइस शेल्व्स बढ़ते हैं तो उनमें टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। हाल ही में पाइन आइलैंड ग्लेशियर में एक बड़ी दरार आई और 2 साल के अंदर 720 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइसबर्ग टूटकर अलग हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों को ज्यादा चिंता इस बात की है कि सतह के नीचे क्या हो रहा है। पिछले कुछ समय से सदर्न ओशन का पानी 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से गर्म हो रहा है और ये गर्म पानी पाइन आइलैंड जैसे आइस शेल्व्स को नीचे से पिघला रहा है। एक विस्तृत सर्वे में पता चला कि 2003 से 2008 के बीच आइस शेल्व्स के पिघलने की 55% वजह यही थी। और ये क्लाइमेट चेंज की एक अजीब पहेली का कारण भी माना जा रहा है। अंटार्कटिका के चारों ओर सी आइस का फैलना। हो सकता है कि तेज हवाएं बर्फ को फैलाकर उसे मोटा और मजबूत बना रही हों। या फिर आइस शेल्व्स के पिघलने से निकला ठंडा पानी और ताजा पानी समुद्र के ऊपर फैलकर जम रहा हो। इस पिघलने को लाइव मॉनिटर करने के लिए एक टीम पाइन आइलैंड ग्लेशियर पर गई है।
5 साल की तैयारी के बाद उन्होंने बर्फ में 500 मीटर्स गहरी ड्रिलिंग की ताकि बर्फ के वॉल्यूम, तापमान और बहाव को माप सकें। कुछ जगहों पर उन्होंने पाया कि बर्फ हर दिन 6 सेंटीमीटर यानी साल में करीब 22 मीटर पिघल रही है। चूंकि ये आइस शेल्व्स पीछे के ग्लेशियर्स को रोके रखते हैं, इनके पिघलने से बड़े बदलाव आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ 2002 में अंटार्कटिका पेनिनसुला के लार्सन आइस शेल्फ के साथ हुआ था। ये पिछले इंटरग्लेशियल दौर से स्थिर माना जा रहा था, लेकिन गर्म पानी इसे नीचे से खोखला कर रहा था। दो 2002 में फरवरी की शुरुआत में यह शेल्फ छोटे छोटे आइसबर्ग में टूटने लगा। मार्च 7 तक यह पूरी तरह ढह गया और समुद्र में बह गया। समुद्र में तैरते हुए टुकड़े दिखने लगे। शेल्फ के हटते ही पीछे के ग्लेशियर्स की रफ्तार बढ़ गई और वे हर साल 27 क्यूबिक किलोमीटर ज्यादा बर्फ समुद्र में गिराने लगे। एमियन काल के सबूत हमें एक डरावनी चेतावनी देते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और ये चेतावनी पुराने कोरल रीफ्स की ऊंचाई से मिलती है, जो कि समुद्र तल से अपेक्षाकृत अधिक गहराई तक बहती है। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के रीफ्स पर आधारित एक नई स्टडी बताती है कि ईमियन काल में सी लेवल्स काफी समय तक आज के 3 से 4 मीटर्स के ऊपर स्थिर थे। लेकिन फिर उस दौर के आखिरी सालों में तकरीबन 118,000 साल पहले सी लेवल्स अचानक 9 मीटर तक ऊपर उठ गए। ये ऊंचाई आज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि तब पोलर आइस शीट्स ने अपनी अस्थिरता की सीमा पार कर ली थी, जिससे वे अचानक ढह गई। हमारे क्लाइमेट के भविष्य को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। मिलनकोविच साइकिल्स के हिसाब से अगले 1500 सालों में अर्थ को ठंडा होना चाहिए था। लेकिन इसके लिए नई बर्फ का जमना और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना जरूरी है। जिससे समुद्र तल अपने प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर आ जाए। इसके बजाय क्लाइमेट लगातार गर्म हो रहा है। डर यह है कि अगर बर्फ पिघलने की रफ्तार बेकाबू हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड कम करने से भी ये नहीं रुकेगी। अर्थ का अतीत हमें बताता है कि क्लाइमेट कैसे बदलता है, लेकिन हमारा भविष्य आज के हालात तय करेंगे। आने वाली सदियों में सी लेवल्स, बर्फ और तापमान क्या होगा, इसी पर हमारी दुनिया का भविष्य टिका है। वो दुनिया जिसे हमने पाला और संभाला है। अर्थ तो हमेशा बदलती रही है और आगे भी चलती रहेगी, छोटे और लंबे टाइम स्केल पर बदलती हुई।
एक डायनामिक जीवित प्लैनेट की तरह।